जून की बैठक के बाद गुपकार के सारे दलों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी बात सुनी, पूरी बात सुनी, पूरा बुरा बोलने दिया गया, स्टेटहुड का भी भरोसा दिलाया गया, इलेक्शन की भी बात कही गई। बैठक दिल्ली में हुई, लेकिन दर्द हुआ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, भारत से रिश्ते नहीं सुधर सकते। कोई और सरकार होती तो कुछ मसला नहीं होता। इमरान के विदेश मंत्री ने तो 24 जून की बैठक को नाटक और मोदी की पीआर एक्सरसाइज करार दिया था। पाकिस्तान अब भी हुर्रियत पर अटका हुआ है और पूछ रहा है कि बैठक में हुर्रियत को क्यों नहीं बुलाया गया। इधर श्रीनगर में फारूक और उमर अब्दुल्ला की तरफ से सफाई आई। उन्होंने बताया कि महीनों से 370 की रट लगाते लगाते उन्होंने मोदी से मीटिंग में 370 की बहाली का नाम क्यों नहीं लिया। तो एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि जब तक मोदी है तब तक मुमकिन नहीं है, और गुपकार भी यही कह रहा है कि जब तक मोदी है तब तक 370 की बहाली मुमकिन नहीं है। हमारी बहस इन सवालों के साथ, तो दिक्कत 370 से कम मोदी से ज्यादा है क्या? ये सवाल अपने आप में बड़ा है। क्या इमरान गुपकार को कांग्रेस सरकार ज्यादा पसंद है? पाकिस्तान की डफली पर गुपकार का राग इसे माना जाए? क्या इमरान और गुपकार के बीच मिले सुर मेरा तुम्हारा वाला खेल चल रहा है? और 2024 में क्या मोदी के खिलाफ इमरान का साथ? ये वो सवाल जिन पर होगी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के शर्मा है, सुशील पंडित रूट्स इन कश्मीर के को फाउंडर हैं, राउफ भट्ट पीडीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, गजेंद्र साखला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, इशफाक जब्बर हमारे साथ एनसी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में करूंगी मुजफ्फर बेग साहब के साथ, फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर। मुजफ्फर बेग साहब का रुख करेंगे हम, लेकिन उससे पहले इशफाक जब्बर साहब, एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि जब मीटिंग हुई उसके बाद अच्छी अच्छी बातें कही गई, लेकिन आज हर बात को लेकर सुर इतने बदल क्यों गए? मीटिंग में कुछ, मीटिंग के बाद कुछ, और मीटिंग के कुछ दिन बीत जाने के बाद कुछ और। ये फर्क क्यों आ गया? देखिए, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, हमने तो बातचीत का वेलकम किया और हम आज भी उस स्टैंड पे है। लेकिन हमारा यही है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट अभी जम्मू कश्मीर में है, देखा जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं सेंटर को एक पहल करनी है। उस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने के लिए स्टेटहुड को रेस्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्शंस करवाने चाहिए जल्द अज जल्द। तो एक कदम उसकी तरफ हमने बातें वहां भी बताई है। धारा 370 हमारा एक एजेंडा है, वो तो रहेगा, लेकिन उस पे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि ये ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट में हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे पुरअमन तरीके से। टाइम लगेगा, कितना लगेगा, क्या लगेगा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड है। अभी तक उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर किया जाए, और जम्मू कश्मीर के अवाम को, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब दूरियां खत्म होनी चाहिए, दिल्ली की दूरी अब नजदीक हो जाएगी, तो उसके लिए पहला कदम यही होगा कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए जी। और उसके बाद यहाँ इलेक्शंस, एक डेमोक्रेटिक सरकार, एक अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार यहाँ बने जम्मू कश्मीर में। आगे का फिर वो डेवलपमेंटल जो भी साइड है वो आगे ले जाए। तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी हमारा ये है। सवाल पूछा आपने, उस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मुझे बताया गया मुजफ्फर बेग साहब हमारे साथ आ गए। मुजफ्फर बेग साहब, आप उस मीटिंग में मौजूद थे। बार बार ये कहा जा रहा है मीटिंग में बात कुछ हुई, बाहर आकर कुछ बताई गई, और अब उसे कुछ और तरीके से पेश किया जा रहा है। 370 को लेकर एग्जैक्टली उस मीटिंग में क्या बात हुई, क्या हुई भी? मुजफ्फर बेग साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बोलिए। क्या आप मेरा सवाल सुन पाए सर? बोलिए, पूछिए क्या है आपको। जी, सवाल सिंपल है सर। आप उस मीटिंग में मौजूद थे, बार बार दो बातें सामने आ रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मीटिंग में कुछ और कहा गया और मीटिंग के बाहर आकर कुछ और कहा जा रहा है।
तो विरोधाभास की बात लगातार की जा रही है। आप उस मीटिंग में ही मौजूद थे। 370 को लेकर लगातार बयानबाजी इस वक्त भी हो रही है। 370 को लेकर आप बता पाएंगे क्या उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था, या फिर डिस्कशन हुआ भी था? देखिए, ये मीटिंग जो थी, मुझे मेरा ये वाज़ेह तौर पर डिस्टिंक्ट इंप्रेशन है कि ये एक एनवायरनमेंट को, एक प्रोसेस को स्टार्ट करने की मीटिंग थी। तो इसमें पहले तो फारूक अब्दुल्ला साहब को कहा बोलने के लिए, उन्हें कहा मैं पहले सुनूंगा फिर बोलूंगा। फिर आज़ाद साहब से कहा गया, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से 5 डिमांड्स उनके सामने रखी, और उसके बाद महबूबा जी की बारी आई और उन्होंने 370 की बात की और ये मसले को बातचीत के जरिए हल करने की बात की। तो उसके बाद बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है जम्मू के, ये एक लाइन में थे, हम दूसरी लाइन में थे, एक आमने सामने थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने जो उनकी पार्टी की लाइन है वही, उसी के मुताबिक बोला उन्होंने, और एक्सपेक्ट भी हम भी करते थे कि जो उस फैसले के हक में है, जो फैसला पार्लियामेंट ने लिया। तो उसके बाद जब मेरी बारी आई तो मेरा नाम लेना जितेंद्र सिंह जी भूल गए थे स्पीकर्स में। जब उन्होंने बताया, इंट्रोड्यूस किया कौन कौन बोलने वाला है, मेरा नाम भूल गए। तो मैंने ह्यूमर में, मजाक में कह दिया कि जितेंद्र सिंह को मेरा नाम इसलिए शायद भूल गए लेना कि मैं किसी पार्टी का लीडर नहीं हूँ। मैं इस वक्त अभी मैंने नहीं फैसला किया है कि किस पार्टी के साथ रहूं या कि किसके साथ चले। तो मैंने, जब मेरी बारी आई तो मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से एक सवाल पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब क्या सच है कि आपने या आपकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है जिसमें पार्लियामेंट के फैसले को चैलेंज किया है? पार्लियामेंट का फैसला था 370 को हटाने का, यूनियन टेरिटरी बनाने का। तो उन्होंने कहा ये फैसला, ये मैंने चैलेंज किया है। मैंने कहा यहां मेरी ड्यूटी है आपको बताना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, जिसमें मैंने वकालत की थी एक तरफ से, दूसरी तरफ से जेठमलानी साहब थे और अरुण जेटली साहब थे, वो हम एक दूसरे के मुकाबले में थे। पेट्रोकेमिकल्स, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स का केस है, आप भी देख सकती हैं उसको रिसर्च करके। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर इशू किया। जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वो हमारे आईन के धारा 141 के मुताबिक सारे देश पे अप्लाई होता है, कानून बन जाता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेरे आर्ग्यूमेंट को मानते हुए ये कहा कि अगर कोई मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया हो तो सुप्रीम कोर्ट से बाहर लोग उस पर चर्चा करके इसके हक में या इसके खिलाफ नहीं बोल सकते। किसी को भी कुछ कहना हो वो सुप्रीम कोर्ट पे आए, अगर वो पार्टी नहीं है इंटरवेंशन करे और सुप्रीम कोर्ट पे बोले उसको जो कुछ बोलना है। फारूक साहब ने इस बात को समझ लिया और इस पर कोई ऐतराज नहीं किया। तो ये है जहां तक 370 का ताल्लुक था। फिर यूनियन टेरिटरी की बात आई, मैंने उस पर ज्यादा नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस माहौल को खराब किया जाए। ये बातचीत शुरू करने के लिए एक जमीन को हमवार करने का एक माहौल था। आइंदा अगर ये माहौल अच्छा रहे और हम एक दूसरे के खिलाफ गलत इल्जामात लगाना नहीं छोड़ते तो फिर आइंदा ये प्रोसेस चलना मुश्किल होगा। डायलॉग तभी चलती है जब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करें और रैशनल तरीके से जवाब दें, और जो भी वो स्टैंड लेंगे उसे जस्टिफाई करने के लिए मटीरियल होना चाहिए। तो मैंने यूनियन टेरिटरी के बारे में इतना ही कहा कि ये रिव्यू करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि यूनियन टेरिटरी का जो फैसला था आर्टिकल 3 के मुताबिक नहीं था। जो आर्टिकल 3 में लिखा है कि अगर आप इसको यूनियन टेरिटरी किसी स्टेट में, जम्मू कश्मीर की स्टेट में यूनियन टेरिटरी बनाना चाहे तो आपको वहां की असेंबली के
कंकरेंस चाहिए, कंसल्टेशन नहीं, कंकरेंस चाहिए। तो यहाँ तो असेंबली से कोई कंकरेंस लिए बगैर यूनियन टेरिटरी लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की बन गई। तो ये इश्यूज हैं और इसकी वजह ये भी हो सकती है यू सर, क्योंकि मेरी इस डिस्कशन में और भी पैनलिस्ट हैं। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि उस डिस्कशन में पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया जैसा कि दावा किया जा रहा है? नहीं, पाकिस्तान का कोई जिक्र इस तरह तो नहीं हुआ। और महबूबा जी ने कहा हमें सबसे बात करनी चाहिए वगैरह, तो वो एक थी। लेकिन ये कोई डिबेट उस वक्त शायद ये वायलेशन का मालूम नहीं था कि सीज फायर का एक एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन 2-1 दिन पहले उस एग्रीमेंट को तोड़ा गया। वो कहते हैं हमारे जो लोग हैं जिनसे हम जिन्होंने जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने वायलेशन की। पाकिस्तान वाले कहेंगे इंडिया ने वायलेशन की। यही तो होता है, इसी तरह झगड़े बढ़ते हैं। अच्छा, पाकिस्तान लेकिन उन डिटेल्स में कोई नहीं गया जी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के साथ डील नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार की जगह कोई और सरकार होती तो बात हो जाती, लेकिन इस सरकार से बात करना मुश्किल है। देखिए देयर इज नो एम्बार्गो ऑन ड्रीम्स। ख्वाब देखने पे कौन सी पाबंदी है? मोदी सरकार 5 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, कौन जानता है? रियल पॉलिटिक्स और रियल डिप्लोमेसी ये है कि जो भी पावर में हो, जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ, अमेरिका और अफगानिस्तान में बातचीत हुई, तालिबान के साथ बातचीत हुई, तो तालिबान ने ये नहीं कहा कि बाइडेन पहले चला जाए फिर हम बातचीत करेंगे। जब बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनका लीडर जब चला जाएगा तब बातचीत करेंगे। बातचीत तो तभी शुरू करने की जरूरत महसूस होती है जब दो मुल्क बड़े सीरियसली एक दूसरे को एंगेज करने की कोशिश करें, सिविलाइज तरीके से बात करने की कोशिश। बेग साहब, आप बहुत सीनियर है। शाह महमूद कुरैशी ने तो कहा ये तो सिर्फ एक पीआर एक्सरसाइज थी, एक फोटो ऑप था। आप उस कमेंट को कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या कहा? शाह महमूद कुरैशी ने कहा ये तो पीआर एक्सरसाइज थी। सर आप तक आवाज वो तो हाँ जी बोले। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मैंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है। तो पाकिस्तान में भी उनको राइट होगा शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम कैसे कहें कि वो वही बात। वो तो बेग साहब ये भी कह रहे हैं कि हुर्रियत को नहीं बुलाया, बहुत नाइंसाफी हुई। हो सकता है थे वो नाकाफी थे। मुझे मालूम नहीं है। मुझे देखिए कई जब से ये फैसला पार्लियामेंट ने लिया 370 के बारे में वगैरह में, तब से हमने हुर्रियत से कोई स्टेटमेंट आते हुए नहीं सुना है कि वो इंटरेस्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रह के बात करना चाहते हैं। तो हुर्रियत से जब तक उनका पता ना चले, अगर वो कहें हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं तो डायलॉग कैसे होगी? अगर वो कहेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई रास्ता निकालना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है फिर मरकजी हुकूमत को कोई एतराज नहीं होगा उनसे बात करने में। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर बेग साहब। आई कैन नॉट स्पीक आइदर इन फेवर ऑन बिहाफ ऑफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। जी बिल्कुल यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन सर। बताओ मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं इट वाज अ क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू द स्टेटमेंट फ्रॉम पाकिस्तान साहब। आई थिंक देयर वाज अ स्लाइट कंफ्यूजन। जी मैं नहीं समझा। आई डोंट गेट बेग साहब ये पाकिस्तान का स्टेटमेंट था, ये पाकिस्तान के स्टेटमेंट था कि हुर्रियत को शामिल क्यों नहीं किया गया। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ये फोटो ऑप थी, ये एक पीआर एक्सरसाइज। देखिए ना, यानी वो उसी के जवाब में मैंने कहा कि उनके कहने से क्या हुआ, जब तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इंटरेस्टेड ना हो बातचीत करने के लिए तो महमूद कुरैशी साहब के बयान की क्या वक़्त है? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो कुछ 4-5 लीडर हैं, कौन इसके साथ है, कौन नहीं है, उनका क्या स्टैंड है, हमें मालूम नहीं है।
अगर उनका स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम हो तो वो उसकी प्रॉपर रिस्पांस देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला है। लेकिन राउफ भट्ट हमारे साथ है क्या इस वक्त? माजिद हैदरी तक आवाज पहुंच रही है? माजिद हैदरी जवाब सिंपल सा है, मुजफ्फर बेग साहब ने कहा पाकिस्तान को जो बोलना है बोलता रहे, हिंदुस्तान के आईन के जो दायरे में होगा उसके तहत सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे, उसके तहत बातें आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये बातें कुछ लोगों को तो समझ नहीं आती, कुछ नेताओं को तो ये बात समझ नहीं आती, वो लगातार पाकिस्तान 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 का राग अलापते रहते हैं। देखिए मैडम, मुजफ्फर बेग साहब ने जो यहाँ पे बात की, बहुत ही सीनियर लीडर हैं, बहुत ही बड़े लॉयर भी रहे हैं, तो मुझे उनकी बातचीत जो उन्होंने यहाँ पे एक एक्सपोजे आपके मंच पे आज बताया उस माननीय प्रधानमंत्री जी से मीटिंग के मुतालिक, मुझे तो उस पर सिर्फ शेर एक याद पड़ता है कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कश्मीर के नेताओं ने तो शायद वहां बात ही नहीं कोई की है, और यही वजह है कि हमारा पड़ोसी भी कह रहा है कि भाई वहां उस मीटिंग में हुआ क्या है। पड़ोसियों का भी हक बनता है, अगर पाकिस्तान में कोई चीज गलत होगी तो हमारा देश भी आवाज उठाएगा। अगर हमारे देश में कुछ चीज लग रही है कि भाई ठीक नहीं, वहां कुछ बात ही नहीं हुई है, तो पड़ोसी भी। आपने मुजफ्फर बेग साहब ने जो कहा वही सुना था ना? जी मैडम, बिल्कुल वही सुना था। आपके जहन में पाकिस्तान के वर्ड्स तो नहीं गूंज रहे हैं? उन्होंने पहली बात ही ये कही, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट में बात हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही 370 का जिक्र आया तो उन्होंने याद दिलाया। सर, आप शायद सुन नहीं रहे थे ध्यान से। देखिए मैडम, बेचारा पाकिस्तान कोई राक्षस तो नहीं है कि आप उसे राक्षस की तरह देखें। यहाँ हम उसे सर बेचारा पाकिस्तान, बेचारा पाकिस्तान जो आपके मुल्क में आपके यहाँ आतंकी भेजता हो, आतंकी फैक्ट्री चलाने की कोशिश करे, वो आपकी नजर में बेचारा है सर। तो फिर आप मुझे जरा ये बताएं। नहीं सर, वो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो स्थानीय लोग मारे जाते हैं? उन फौजियों के बारे में, उन सुरक्षा बलों के बारे में क्या कहेंगे जो हिफाजत करते हुए अपनी शहादत दे देते हैं? सर वो लोग, वो बेचारे आपको दिखाई नहीं देते, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आपके लिए बेचारा है सर। मैडम, मैं उस बेचारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जहां का प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री को कहता है कि मोदी जी मैं आपकी लंबी उम्र की दुआ करता हूं। मैं उस बेचारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जो भारत की सेना के साथ मिलकर सीज फायर का वापस री एग्रीमेंट करता है। मैं उस बेचारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जहां का इंडस वाटर ट्रीटी का कमिश्नर दिल्ली में आके इसी साल मार्च के महीने में भारत की सरकार से बात करता है। मैं उस बेचारे पाकिस्तान की बात करता हूं जहां के अदनान समी को हमारी सरकार नागरिकता देती है। और उस बेचारे पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है जहां पर हाफिज सईद, मसूद अजहर, उससे पहले ओसामा बिन लादेन भी वहीं पर था? उस बेचारे पाकिस्तान के बारे में माजिद हैदरी साहब आपकी क्या राय है? मैडम, 3 इंसान किसी के देश के मुतालिक कोई ओपिनियन नहीं बना पाते। हमारे देश में भी माजिद हैदरी, यू नीड टू डू सम होमवर्क नाउ। अगर आतंकियों को अगर हाबा दिया जाए, आतंकियों को अगर जन्नत दी जाए सर, और आप उसे बेचारा बताएंगे सर, तो ये तो किसी भी लॉजिक से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, किसी भी लॉजिक से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, और आपको उसमें बेचारगी दिखाई दे रही है। के शर्मा। जी आदित्य जी, मीटिंग में एक सुर, मीटिंग के बाद अलग सुर। सर सवाल आपसे भी है, आप भी पहले डिसाइड कीजिए कि किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है और क्या बात करनी है। नहीं, हमें क्या डिसाइड करना है मैडम? आदित्य जी, आपको पहले ही दौर पे हमने ये बात कही कि तमाम लोगों से वहां पर बातचीत हो रही है। कोई पहली बार इनसे बात, वहां पर पहला ये जो सर्वदलीय बैठक हुई है, ये पहली बातचीत थोड़ी ना। इसके पहले वहां पर युवा जो पंच सरपंच जीत कर आए, उनसे केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने बातचीत किया। बीडीएस चुनाव में जो लोग जीत के आए, उन युवा नेतृत्व से भी प्रधानमंत्री जी ने बातचीत किया। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके माध्यम से भी सारी चीजें आई, और अब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें भी बातें आई। अब आगे और भी क्या क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन इससे बातचीत से तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब रही बात कि कौन अंदर में क्या बोला जा रहा है और बाहर कौन निकल के अपना स्टैंड क्या बदल रहा है या अपना फेसअप क्या कर रहा है। हो सकता है इनको वहां पर जम्मू दिल्ली में कुछ और कहना पड़ता है, फिर वहां जाकर जो है फेस बचाने के लिए कुछ और करना पड़ता है, तो वहां क्या बोल रहे हैं तो उसी दिन एक मिनट ये आदित्य, मुझे इतनी देर बाद आपने बोला है, कम से कम हमें तो बोलने दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि उस दिन बहुत स्पष्टता के साथ
जो बाहर वहां से लोग निकले, चाहे वो गुलाम नबी साहब थे या अन्य जो उसमें पार्टिसिपेट करने, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में चीजों को बताया है, बिल्कुल स्पष्टता के साथ में। फिर लोगों ने अपने अपने स्टैंड लिए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी, कार्यालय से भी जो है चीजें आई हैं। तो इस सब चीजों से पूरा स्पष्ट है, ठीक है। लेकिन इनके जो कुछ लोग हैं जो कहीं से और से डिसाइड होते हैं, चलते हैं, तो उनको थोड़ा जम्मू कश्मीर में जो अपना जिस मामले से वो वहां पनपे हैं, तो उनको थोड़ा फेस अप करना है, तो कुछ बयानबाजी तो करेंगे। लेकिन उस सबको पता है कि ये क्या करके आए। हमारा एक मोटिव है जम्मू कश्मीर की जनता का विकास, जम्मू कश्मीर की जनता को जो है मुख्य धारा में जोड़कर उनको आगे बढ़ाना। ये हमारे केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार का मोटिव है। हम उसके लिए काम करेंगे और यदि ये उसके साथ चले तो हम अवसर दे रहे हैं, चलें, स्वागत है उपलब्धि और विकास के साथ। और नहीं तो ये स्वयं आज जैसे आइसोलेट 2 साल पहले हुए थे, 2 साल तक ये रहे हैं, यही चिल्लाते थे ना वहां बैठ के कि हम जो है झंडा नहीं उठाने देंगे, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, हम काट पीट वो कर देंगे, खून खराबा होगा। क्या हुआ वहां पर? कश्मीर की जनता ने इनको जवाब दिया, इनको आईना दिखाया। 2 साल तक युवाओं ने दिखाया, मेरे वहां की भाई बहनों ने दिखाया। क्या हुआ वहां पर? इनको समझ में आ गया इसके बाद, और अभी भी नहीं समझे तो आगे और समझ लेंगे। ठीक है सर, जम्मू कश्मीर की जनता ही समझा देगी। ठीक है इशफाक जब्बार, आपके इंटरनल मजबूरियां हैं, डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने की मजबूरियां हैं, किस तरह से बयान बदलने? देखिए आदित्य जी, पहले तो मैं कहूंगा हमारी पार्टी का जो स्टैंड जो पहले था वही आज भी है, और हमेशा हम चाहते हैं कि लोगों का यहाँ विकास हो और लोग और ज्यादा मुख्य धारा में जुड़े। लेकिन इसके लिए मैंने पहले ही आपसे कहा कि मिसट्रस्ट है। मिसट्रस्ट इन द सेंस ये भी है कि लोगों को भरोसा बहुत कम है, क्योंकि 2 साल से पहले तो जब प्रधानमंत्री से हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मिले थे 5 अगस्त 2019 से पहले, उन्होंने आश्वासन दिया था कि कुछ नहीं होने वाला है। उसके अगले दिन हमारे जो उस वक्त के गवर्नर थे यहाँ सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा था यात्रा के इनपुट से कुछ मिलिटेंसी वारदात होने वाली है, लोगों से मेरी अपील है कि कुछ ऐसा चीज नहीं होगी। तो उसके बाद ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को हुआ। तो उसके बाद लोगों में भी थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन है, और उसके लिए हमने कहा मिसट्रस्ट है, पता नहीं क्या आगे और क्या होने वाला। इसलिए हमने कहा था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कीजिए, स्टेटहुड को रेस्टोर कीजिए, जो हमारे लीडर ने भी कहा था वहां पे प्रधानमंत्री जी से भी, और बाहर आके भी उन्होंने यही बात कही। और जो उन्होंने ये भी कहा था को लेकर है इशफाक जब्बार साहब, मैं आज तथ्यों पे बात करना चाहती हूँ। हर बार अपने डिबेट में कोशिश ये होती है कि फैक्ट्स को लेकर आऊं। जी घाटी में अमन चैन के लिहाज से बात की जाए तो जो आंकड़े सामने हैं वो तो यही दिखाते हैं कि अमन चैन आ रहा है। अभी जिस बेचारे पाकिस्तान को लेकर बहुत सहानुभूति जाग रही थी माजिद हैदरी, उन्हें जानकर बहुत तकलीफ होगी, उन्हें जानकर ये बहुत तकलीफ होगी कि जो टेरर से जुड़े हुए इंसिडेंट्स थे 594 थे 2019 में, कर्टसी माजिद हैदरी के बेचारे पाकिस्तान की वजह से। बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी उन्हें कि 2020 में इन्हें 244 पर लाकर रिड्यूस किया गया है। इसके अलावा 221 जो टेररिस्ट थे 2020 में मारे गए, दुख हो रहा होगा माजिद हैदरी साहब को। 157 टेररिस्ट को सुरक्षा बलों ने 2019 में मार गिराया। इसके अलावा 87% से ज्यादा का डिप पत्थरबाजी की घटनाओं में देखा गया। तो वहां पर भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही होगी माजिद हैदरी साहब की, क्योंकि पाकिस्तान किस तरह से बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाता है वो भी किसी से छिपा नहीं है। तो सर ये सब बदलाव जब देखने को मिल रहा है तो ये सब आपकी बातों में क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए, हम आपको वो बात बताएंगे क्योंकि मैं खुद भी मिलिटेंसी एक विक्टिम हूं, आपको शायद पता हो ना हो। मैंने भी अपना पिता खोया है इस आतंकवाद में, बहुत छोटी सी उम्र में। तो मुझे पता है, मैं आपको वो बात बताऊंगा जिससे कि यहाँ युवा जो हमारा है, यूथ है, एलिनेशन बहुत है कश्मीर में आज भी। और आप देखिए पीएचडी लड़के, अच्छे लड़के जो बड़े हाईली क्वालिफाइड है, बंदूक का रास्ता लेते हैं। मैंने इसलिए आपको कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ सीबीएमएस करने चाहिए ताकि हम एक अच्छा यहाँ माहौल क्रिएट करें, क्योंकि गवर्नर रूल कोई ये एक टेम्परेरी फेज है। बताएं सर, एक बात बताएं, आप ये माहौल कैसे बनाएंगे?
आप ये माहौल कैसे बनाएंगे जब आप ही के बगल में बैठे हुए एक शख्स इस पैनल पर ये कहते हैं बेचारा पाकिस्तान, ये रेडिकलाइज कर रहा, ये एलिनेट करना, ये बच्चों को भटकाना, लड़कों को गुमराह करना, ये पूरा कहां से प्रायोजित है? ये किसी से छिपा है कि सुशील पंडित? अदिति जी, वही पुराना राग, वही पुराने पहाड़े रटे रटाए वही लफ्ज दोहरा दिए गए हैं। इस पूरी सर्कस में, इस पूरी कवायद में नया क्या निकला है? किसी ने नया क्या कहा है? कोई नया रास्ता किसी को दिखा है कि सिर्फ अपनी वही पुरानी धुन, वही पुराना राग यहां पर फिर से लोगों ने खाया पिया उल्टी करके चले गए? हां, एक बात नई जरूर निकली है, वो ये है कि अब तक ये जो भ्रम था कि कश्मीर से हिंसा द्वारा निष्कासित हिंदुओं का भी इस पूरे लेन देन में कुछ लेना देना है, इस पूरे झगड़े में उनकी भी कोई बात है, उनकी कोई व्यथा कथा है, उनका कोई निदान होना है, वो भ्रम टूट गए। हम ना 3 में है ना 13 में है। घाटी से आई हुई बारात जो आज तक धता बताती रही, अंगूठा दिखाती रही, मुंह चिढ़ाती रही और ताने देती रही, आने से पहले आनाकानी करती रही कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और हड़काते हुए आई कि चलिए पाकिस्तान से बात कीजिए, इस पर बात कीजिए, उस पर बात कीजिए, उन लोगों के लिए तो लाल कालीन बिछाई गई। लेकिन जो लोग भारत माता की जय बोलने के कारण, तिरंगा उठाने के कारण, अपने धर्म, अपनी आस्था को बचाए रखने के कारण वहां से निष्कासित किए गए, उनका जिक्र तक नहीं है। पूरी कहानी में उनको रत्ती भर भी जगह नहीं दी गई है। यह नया निकला है और इससे जो भ्रम टूटा है, लेकिन सुशील पंडित जी, उसने इस सरकार की प्रामाणिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। पहली बार मुझे लगा है कि हम वो एक छोटा सा शेर, क्योंकि यहां लोगों को शेरो शायरी करने की बड़ी आदत है, मैं 2 लाइनें सुनाता हूं। अहबाब मेरे सर पे वो दीवार गिर पड़ी, एक उम्र से बैठा था मैं जिसकी पनाह में। वाकई बहुत से भ्रम, बहुत से सपने, बहुत सी आशाएं चकनाचूर हुई हैं। 24 तारीख को ये रवैया देखकर मेरे अपने देश का, अपनी व्यवस्था का, कि जो लोग लात मारते थे वो मूंछों पर ताव देते हुए आए हैं कि देखिए हमने घुटने टिकवा दिए इन लोगों के, हार मनवा ली, थूक के चटवा दिया। और हम लोग जो इनकी हौसला अफजाई करते थे, 5 अगस्त के फैसलों के ऊपर ताल ठोकते थे, उन लोगों को इन्होंने नजरअंदाज किया। न सिर्फ नजरअंदाज किया, अपमानित किया, लज्जित किया, विश्वास तोड़ा। यह विश्वासघात एक नई बात निकली है। इस पूरी 24 तारीख की कवायद की जो कमाई है वो ये है इस सरकार की कि उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, अपनी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये उन्होंने कमाया है 24 को। के शर्मा आपको जवाब देना चाह रहे हैं। इशफाक जी, दूंगी आपको फ्लो। देखिए आदित्य जी, जो बात अभी सुशील पंडित जी कह रहे हैं, मैं इनको बहुत विनम्रता के साथ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप जिस सरकार पर और जिस नेतृत्व पर आप जो है प्रश्न उठा रहे हैं, उसके नीति और नीयत पर ये आपको शोभा नहीं देती है। और आप तथ्यों से परे जाकर इस तरह की जो है नीयत पर बेवजह आरोप लगा रहे हैं, उसका कोई तथ्य तर्क नहीं। क्योंकि ये वही नेतृत्व है 70 साल तक जिसके लिए हम लड़े, और अंत में इसी नेतृत्व ने उस चीज को पूरा किया। धारा 370 और 35A को हमने वहां से हटाया। यह हमारी आंदोलन थी, हमारी मांग थी, हमारा वचन था देश को। तो आप जिस बिना तर्क और तथ्यों के साथ यदि ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सुशील पंडित जी, तो ये पहली चीज। दूसरी बात, जहां तक आपने कही, मैं बिल्कुल, क्या ये तथ्य नहीं है कि हम उस बैठक में शामिल नहीं थे? क्या ये तथ्य नहीं है कि हमारे विषय पर किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला? क्या ये तथ्य नहीं है कि हमारे
इन दुश्मनों को, जिन्होंने हमें वहां से बेघर किया, हिंसा के साथ निकाला, आज उन्हीं के सामने ये सरकार उनकी हेकड़ी सुनते हुए, उनके ताने सुनते हुए, उनके हड़काए जाने के बावजूद उनके सामने घुटने टेकती हुई दिखाई पड़ी, थूक कर चाटती हुई दिखाई पड़ी। उसके बाद गजेंद्र साखला। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं, देखिए आदित्य जी, हम शुरू से निरंतर ये कहते हैं, और आज भी मुझे ये लाइन पहले ही कहनी चाहिए थी सुशील भाई से। कश्मीरी पंडित जो भाई हैं, उनके जो वहां नरसंहार हुए उस समय पर, आज से 30 साल पहले, हम उनके दुख के साथ में उनके साथ सदैव खड़े रहे हैं। हमने समय समय पर उनका सहयोग किया। एक मिनट सुशील जी, मेरे को बोलने का थोड़ा समय दे दीजिए। हम हमेशा इनके दुख दर्द के साथ खड़े रहे, और आज भी हम कमिटेड रूप से निरंतर ये प्रयास में हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि वहां पर ऐसी स्थिति बने, हम उस इनको और वहां पर सहयोग कैसे दे सकते हैं और कैसे पुनर्वासित भी कर सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर सभी तरह से हम प्रयास निरंतर वहां कर रहे हैं। तो ये नहीं है। रही बात, जब आप ये कहते हैं कि आपने लाल कालीन बिछाया, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, हम वहां के सभी स्टेक होल्डर से जरूर, क्योंकि वहां पर हमें लोकतंत्र स्थापित करना है, पुनः वहां पर चुनाव कराने हैं, वहां हमको लोकतंत्र है वो भी, लेकिन वहां अन्य चुनाव भी कराने में हमारे लिए जगह नहीं है। बिल्कुल जगह है, बिल्कुल जगह है सुशील जी, बसंत बिल्कुल है। आप जिस समय ये भी विषय आएगा आप देखिएगा, मैंने इसीलिए अपने प्रारंभ में कहा है कि ये कोई पहली बैठक नहीं है और ये कोई अंतिम बैठक नहीं है। ये भी मत समझिए, ये ना कोई पहली बैठक है ना अंतिम बैठक भी नहीं है। ये अभी और वहां क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, इसको ध्यान देखना होगा। उसके पहले आप किसी निष्कर्ष पे न जाइए। प्लीज सर, बहुत टाइम दिया मैंने आपको। गजेंद्र साखला जी, आप तो खुश होंगे सर। आज इमरान खान कह रहे हैं कि मोदी सरकार से बात करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। उनको भी कांग्रेस सरकार ही चाहिए बात करने के लिए। गजेंद्र साखला जी, आवाज आ रही है? अदिति जी, इमरान खान ये बयान दे रहा है, इससे कांग्रेस खुश कैसे हो सकती है? कांग्रेस खुश कैसे होगी इस बात को लेकर के? भाई बिल्कुल आ रही है। अरे सुनिए 370 को लेकर आपको भी शिकायत, पाकिस्तान को भी शिकायत, तो कांग्रेस कैसे खुश होगी? सर आप बताइए ना, आप ही के नेता जाकर, ये आपने अपने नेता से पूछा था सर? ये अपने नेता से पूछा था आपने कि पाकिस्तान में जाकर कह रहे थे इनको हटाइए, हमको लेकर आइए? पूछा था अपने नेता से? या तमाशबीन बन करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना बहुत आसान है। इस देश की आजादी के अंदर और इस देश के नवनिर्माण के अंदर कांग्रेस के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी है, अपने खून से सींचा है इस देश को। और जिन लोगों क्या सवाल कर रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं सर? मैं आपसे क्या सवाल कर रही हूँ और आप कहाँ जा रहे हैं? और आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना सर, जिस कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, जिस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उस पार्टी में कितनी बार फूट पड़ी, कितनी बार टूट हुई, और जो मौजूदा कांग्रेस है वो कौन सी कांग्रेस है, उसका डिफरेंस आपको समझना चाहिए। ये आपको समझना चाहिए। उसके इतिहास में मैं अभी जाना नहीं चाहती हूँ, उसके इतिहास में अभी जाना नहीं चाहती हूँ, आपको याद नहीं दिलाना चाहती हूँ कि 1947 से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी में कितनी बार टूट हुई है। लेकिन आप मुद्दे पर रहिए, और मुद्दे पर रहते हुए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि क्या आपने अपने नेता से कहा था, जब वो ये कह रहे थे कि मोदी जी को हटाइए, हमको लेकर आइए, तब आपको ये चुभन महसूस हुई थी? तब कोई सवाल पूछा था आपने? तो क्या मिला है? कश्मीर के पंडितों को क्या मिला है? कितने लोगों को आपने वहां विस्थापित वापस कर दिया है? विस्थापित लोगों को आपने कितने लोगों को वहां वापस ला करके बसा दिया है? किसकी सरकार थी वहां से? किसकी सरकार थी? जिसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय कश्मीर पंडितों को वहां से विस्थापित किया गया, और वीपी सिंह की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी थी। आज 7 साल से सरकार है, आज 2.25 साल से 370 हट गई। कितने कश्मीरियों को लाभ मिला है? कितने कश्मीर पंडितों को ले जाके बसा दिया है? सच्चाई बयान करो, खाली बातों से काम नहीं चलेगा। देश के अंदर जनता रिजल्ट चाहती है, परिणाम चाहती है। इस तरह से इन लोगों ने
देश की पाई पाई जमा करके राम मंदिर निर्माण की ये जिन लोगों ने चंदा दिया, जम्मू कश्मीर से आप राम मंदिर पर चले गए। जम्मू कश्मीर से गजेंद्र सांखला जी आप राम मंदिर पर चले गए सर। लोग ये नहीं, जम्मू कश्मीर से आप राम मंदिर पर चले गए। भाई इतना बड़ा तो सोमरसॉल्ट मत कीजिए सर। वैसे सुशील पंडित जी कश्मीरी पंडितों का विस्थापन बीजेपी ने करवाया था वहां से। फारूक अब्दुल्ला कब बीजेपी में थे मुझे समझ में नहीं आता। वो चीफ मिनिस्टर थे और ये सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी। गजेंद्र सांपला जी 18 जनवरी 1999 तक परेशान है देश बेरोजगार। सुन तो लीजिए, थोड़ा सा इतिहास बोध भी तो अपना दुरुस्त कीजिए सर। थोड़ा सा इतिहास बोध दुरुस्त कीजिए, थोड़ा सा इतिहास बोध बहुत जरूरी है सर। थोड़ा सा इतिहास सुन लीजिए सर। आप सुन नहीं पाएंगे, सुनिए तो सही सर। सुशील पंडित की आवाज, सुशील पंडित। देखिए, इनसे पूछिए सांपला जी, फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहे 18 जनवरी 1990 तक और वो कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी जो राज्य सरकार चला रही थी। तो इसमें बीजेपी कहां पर है, वीपी सिंह कहां पर है? राज्य सरकार फारूक अब्दुल्ला की चल रही कांग्रेस के समर्थन से 18 जनवरी 1990 तक, जब तक सबको खाली नहीं करा दिया गया वहां पर तैनात थी। और उसके बाद वही फारूक अब्दुल्ला भाग गया लंदन भाग गया और नजर नहीं आया। अपनी सरकार का इस्तीफा दे करके चला गया, हमको मझधार पे छोड़कर चला गया, हमको दर दर भटकना पड़ा। इसीलिए फौरी तौर पर जगमोहन गवर्नर के तौर पर भेजे गए। उनका भेजा जाना इसीलिए जरूरी था क्योंकि फारूक अब्दुल्ला सरकार छोड़ के भाग गया। वीपी सिंह की सरकार थी, क्या कर रहे थे आप लोग? भाई, दिल्ली की सरकार और श्रीनगर की सरकार में कोई फर्क समझ आता है आपको कि नहीं? केंद्र की सरकार, राज्य सरकार के पास होती है सुरक्षा की गारंटी, राज्य सरकार के पास होता है पुलिस, राज्य सरकार के पास होती है सीआरपीएफ या केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जिम्मेदारी। फिर पंडितों को जब वहां से विस्थापित किया गया, उसमें आपने समर्थन वापस नहीं लिया। दोगला चरित्र है आपका, दोगली बात करते हैं आप। सांखला जी, आपका दिक्कत ये सर, आप सुनते नहीं हैं। ये सुन नहीं रहे हैं क्या? आपको ये भी नहीं पता जो आपको काउंटर कर रहे हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, सुशील पंडित कर रहे हैं। क्योंकि आप कुछ सुन ही नहीं रहे हैं सर, क्योंकि आप कुछ सुनने में यकीन नहीं रखते सर। सुन तो लीजिए, एक कश्मीरी पंडित ही आपके तथ्यों को दुरुस्त कर रहा है और आप कुछ सुन नहीं रहे, आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं सर। संवाद कीजिए ना, जो वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आप कैसे देंगे वो जवाब? आपकी मजबूरी भी समझ आती है क्योंकि तथ्यों की कसौटी पर आपके आरोप टिकते नहीं हैं और आप बोले ही चले जा रहे हैं। माजिद हैदरी भी एक्शन में, माजिद हैदरी आज वो चोर। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिचारी का कोई हाथ नहीं है मेरे पंडित भाइयों के जाने में। जब भाजपा के स्पॉन्सर्ड जगमोहन जी आए, उन्होंने मेरे पंडित भाइयों को वहां से निकालने की साजिश की। बेचारी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां से आ गई इसमें? बेचारी कांग्रेस कहां से आ गई इसमें? ये झूठ सुना रहे हैं आपको सुशील पंडित जी, जो कि 1990 के दशक माजिद हैदरी इतिहास कहां पढ़ाया गया था? एक सेकंड दीजिएगा सर। माजिद हैदरी इतिहास कहां पढ़ाया गया? जनवरी 1990 तक चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला थे कि नहीं थे? उनकी सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी कि नहीं चल रही थी? और जगमोहन को भेजने वाले गृह मंत्री कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। आप क्या हमें नहीं पता जगमोहन भाजपा के हैं, वो तो नहीं पता था ना मुफ्ती साहब को कि भाजपा के अंडर कवर एजेंट को ये नहीं पता था कि जगमोहन भाजपा के। अच्छा, तो वो कहा मतलब लॉलीपॉप चूस रहे थे? किस स्कूल में पढ़े थे वो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष थे कि नहीं थे? हम तो जानते थे जम्मू कांग्रेस के मुफ्ती मोहम्मद सईद अध्यक्ष रहे कि नहीं रहे? फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस के गठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे? 18 जनवरी तक जब जस्टिस नीलकंठ गंजू मारे गए, जब टीकालाल टपलू मारे गए, जब प्रेमनाथ भट्ट मारे गए, इस वक्त कौन था मुख्यमंत्री? किसके गठबंधन की सरकार थी कश्मीर में? पोस्टर निकाले गए, नोटिस निकाले गए कि कश्मीरी पंडितों, काफिरों, कश्मीर छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। तब मुख्यमंत्री कौन थे? फारूक अब्दुल्ला। गठबंधन सरकार है कि कांग्रेस चला रही थी। आपको तो मीटिंग में भी नहीं बुलाया, आपको तो मीटिंग में भी नहीं बुलाया। आप तो अभी अपना रोना रो रहे थे भाजपा के खिलाफ। माजिद हैदरी जैसे उन्होंने तथ्यों का आईना दिखाया, पर्सनल अटैक्स पर उतर आए। माजिद हैदरी जैसे उन्होंने तथ्यों का आईना दिखाया, पर्सनल अटैक्स पर उतर आए। और आप ये भूल गए जिस पर आप निजी हमला कर रहे हैं उनको किस तरह से विस्थापित किया गया था सर।
थोड़ी देर पहले आपको दुश्मन तो अपना बेचारगी दिखाई दे रही थी दुश्मन में, लेकिन जिसका अपना घर छीन लिया गया आपको उसमें, उसके लिए आपके मन में कोई सम्मान नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं सर। आप ही एक्सपोज हुए, आप ही एक्सपोज हुए जनाब, आप ही एक्सपोज हुए। इशफाक जब्बार, एक कमेंट आपका, उसके बाद क्लोजिंग कमेंट के शर्मा प्लीज। मैडम, मैं पहले आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला ने एज प्रोटेस्ट उस वक्त रिजाइन किस बात पे दिया। उन्होंने कहा था जगमोहन को जम्मू कश्मीर का गवर्नर ना बनाया जाए, क्योंकि उसके बाद ही पलायन हुआ कश्मीरी पंडित्स का। और यहाँ पे इनको एक साजिश के तहत कश्मीर से निकाला गया। इनको ये खुद नहीं निकले, इनको निकाला गया एक सोचे समझे साजिश के तहत, ताकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये जो पंडित बोल रहे हैं बहुत ही गलत बोल रहे हैं। हमने खुद उनको, हम देखिए यहाँ मुसलमानों का भी पलायन हुआ, वो भी काफी लोग यहाँ से निकल गए, सिख भी चले गए। यहाँ जो नरसिंहार हुआ मुसलमानों का भी हुआ, सिखों का भी हुआ, कश्मीरी पंडित्स का भी हुआ। हमारे भाई है। मंदिरों का क्या हाल हुआ, पंडितों को क्या कहा गया, मस्जिदों से किस तरह के ऐलान हुए। जब्बार साहब प्लीज, ये सब कुछ बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है। आप उसे डिनायल में नहीं जाकर आप झुठला पाएंगे सर। ये बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है सर, बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है। अब इसे इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता। नहीं, हम इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता, तथ्यों को ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। अपनी अकाउंटेबिलिटी से कोई भाग भी नहीं सकता। अपनी अकाउंटेबिलिटी से, इतिहास के उस काले अध्याय से कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता। के शर्मा, क्लोजिंग कॉमेंट आपका। हम समझते हैं ये हमारे, इनको थोड़ा शांत करा दीजिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ। आदित्य जी, जो आपका मुख्य विषय आज डिबेट का था कि क्या इमरान खान जो है वो जो कह रहे हैं कि मोदी जी के रहते हुए बातचीत नहीं हो सकती, देखिए उसके कारण है ये कांग्रेस पार्टी जो देश विरोधी बातों के लिए जानी जाती है और पाकिस्तान परस्त बोली बोलती है। चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, ये तो खुद बोलकर वहां आए थे कि आप हमारा सहयोग कीजिए मोदी जी को हटाने के लिए। लेकिन जो दिग्विजय सिंह ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया वहां पर कि हम जो है धारा 370 को वो करेंगे, फिर से लाएंगे, ये सब अपने जो पाकिस्तान में बैठे हुए आका है उनको खुश करने के लिए कहते हैं। और सच्चाई है, यही बात चिदंबरम बोलते हैं। और फिर चिदंबरम साहब से जब पूछा जाता है तो वो आंसर ये देते हैं कि ये तो हमारी वर्किंग कमेटी का वो है, प्रस्ताव पारित किया है हमने। मैं तो वही चीज बोल रहा हूं। तो ये पूरी कांग्रेस पार्टी जो है ये पूरी तरह से जिस ढंग से पाकिस्तान परस्त होकर खड़ी है, आए दिन राहुल गांधी जो इस तरह से बयान देते हैं, तो इमरान खान को तो ये लगेगा ही कि कांग्रेस, यदि बीजेपी हटती है, मोदी जी आएंगे, तभी जो है हमारे बातचीत होंगे और हम तो कश्मीर में उसी तरह जो है वो करेंगे। लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह से याद दिला दूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 अब हटने वाला, फिर से लागू होने वाला नहीं है, 35 से लागू होने वाला नहीं है। और पाकिस्तान से जब भी वार्ता होगी, इंडिया कश्मीर को लेके नहीं, बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर कांग्रेस पार्टी के लिए। तो सर थोड़े से मामले दर्ज कीजिए ना, फिर थोड़ा एक्शन लीजिए। अगर देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं, तो फिर एक्शन भी लीजिए, वरना फिर आपकी मंशा पर भी सवाल उठेगा कि आप इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के लिए जिंदा रखना चाहते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार।
प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो